यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो या तो वह झूठ बोल रहा है या वह एक गुरखा है। मुझे बोला था चलो मैं तुमको अपनी पहली बीवी से मिलवाता हूँ, और उनकी पहली बीवी जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल शेफ बाय हार्ट में। आर्मी, फौजी, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिसे अगर हम सुन लें, जिनके बारे में अगर कहीं कुछ देख लें, पढ़ लें, तो दिल में खुद ब खुद एक जज्बा पैदा होता है, और वो जज्बा होता है देशभक्ति का। फौजी की लाइफ, आर्मी पर्सन की लाइफ, एक सैनिक की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ये उनको अच्छी तरीके से पता होगा जो आर्मी में काम कर रहे हैं, अपने देश के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उनकी वाइफ्स, उनकी फैमिली, क्या उनकी लाइफ इजी होती है? क्या उनकी लाइफ उतनी ही हार्ड होती है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल जाएंगे। मैं आती हूँ उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले से, एक छोटे मध्यम वर्गीय परिवार से, जहाँ मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि कोई भी आर्मी में नहीं है, कोई भी सेना के लिए किसी ने काम नहीं किया। मेरे दादाजी ने पीएसी में काम किया है, बट दादाजी जब हम पैदा हुए तो मेरे ख्याल से उनका रिटायरमेंट भी हो चुका था, तो हमें कुछ उनके बारे में कुछ ऐसी स्टोरीज़ या कुछ ऐसी मेमोरीज़ नहीं है मेरे दिमाग में। तो कह सकते हैं कि नो वन इज़ एन आर्मी मेरे मायके में। तो मेरी शादी तय हुई 2009 में, और हुई एक फ़ौजी के साथ तय, हो भी गई एक्चुअली। तो मुझे नहीं पता था कि क्या होता है फ़ौजी के साथ शादी करना, क्योंकि हमारी लव मैरिज है, लव कम अरेंज कह सकते हैं। तो मैंने तो सिर्फ शादी की, और उसके बाद जब तक वो साथ में थे, शादी के कुछ समय शायद 2 महीने तक हम साथ में थे। 2 महीने की छुट्टी थी उनकी, तो वो 2 महीने बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे थे। लेकिन उन 2 महीनों के बाद जब उनको जाना था वापस, तो वो जो दिन था, वो जो पल था, वो मेरे लिए मतलब मौत के बराबर था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूँगी अब। लेकिन फिर बहुत समझाया, सबने बहुत समझाया, क्योंकि मेरी जो सासू माँ हैं, शायद उनको भी ऐसा ही लगा होगा जब पहली बार ये छुट्टी आकर वापस गए होंगे। तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी दिलासा दिया तब जाके। लेकिन फिर भी जब आप न्यूली मैरिड हो और साथ में होते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा ना होते हुए भी अच्छा लगता है। लेकिन जब साथ में नहीं होते तो हर पल, हर दिन मतलब ऐसा लगता है कि शायद अभी ये साथ में होते तो ये दिन ऐसे नहीं होते, या ये पल ऐसा ना होता। तो वही कुछ हो रहा था मेरे साथ। लेकिन चलो धीरे धीरे आदत पड़ गई। उसके बाद क्या हुआ कि 2012 में इनकी पोस्टिंग आई सपाटू, जहाँ जो इनका सेंटर है, जहाँ से ये भर्ती हुए थे। तो मुझे मौका मिला इनके साथ जाने का, पलटन जाने का जिसे कहते हैं। तो मैं गई, तो वहाँ तक मेरे लिए सब कुछ सपाटू मतलब समझ सकते हो, हिमाचल प्रदेश, हिल्स और ठंडी ठंडी हवा। मतलब मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि वाह कितने अच्छे अच्छे सीन्स होंगे, बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, कितने लाइक्स आएंगे, कैसी लाइफ होगी, ये कुछ नहीं था मेरे दिमाग में। तो जब मैं गई, सबसे पहले तो एक क्वार्टर था। क्वार्टर में रहने की आदत की बात करूं अगर, तो मेरे पापा जो हैं वो भी एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो उनका भी एक मतलब हमारा भी एक क्वार्टर ही था। तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पर रहने के लिए। लेकिन असली ट्रेनिंग स्टार्ट हुई जब इनको ड्यूटी जाना होता था। इनके यूनिफॉर्म्स मैंने देखे, इनको ड्यूटी जाते हुए देखा। सबसे पहले तो मैंने इनको यूनिफॉर्म पहने हुए देखा, और जिस दिन मैंने इनको यूनिफॉर्म पहने हुए देखा तो मुझे लगा कि इनको तो मैं जानती ही नहीं हूँ। ये यूनिफॉर्म में इतने ज़्यादा डैशिंग लग रहे थे, क्योंकि मतलब मैंने सिर्फ फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में और जो मूवीज़ होती थी उनमें एक फ़ौजी को देखा था। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक फ़ौजी को इस तरीके से देखा जब मैं इनके साथ रहने गई, तब मुझे ये मौका मिला। और काफ़ी चीज़ें ऐसी मुझे पता चली जो कि मुझे कभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि हमें जाना था चंडीगढ़।
नीमो को, मेरे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाना था। चंडीगढ़ का एक कमांड हॉस्पिटल है, आप सब जानते ही होंगे, वहाँ पे। तो मुझे लगा कि हम अपनी एक्टिवा में चले जाएंगे या जीप वगैरह में चले जाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि तुम तैयार होके रहना, गाड़ी आएगी और नीमो को लेके आ जाना, मैं वहीं से तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा। फ़ोन किया, मैंने कहा ओके। तो थोड़ी देर में पता चलता है कि गाड़ी आ गई है जी, आ जाओ। तो जैसे ही हम क्वार्टर से नीचे उतरे, हमारा क्वार्टर सेकंड स्टोरी पर था, हम नीचे उतरे और थोड़ा ऊपर जाना पड़ता था, सड़क, मेन सड़क जो थी थोड़ा ऊपर थी, वहाँ पे गए तो वहाँ पे गाड़ी मैंने देखी, वो एक फौजी ट्रक था, एक फौजी ट्रक। तो सबसे पहले तो ऐसा लगा कि इसमें जाना है, लेकिन जाना था, ऑर्डर थे तो उसी में जाना था, ऐसे नहीं जा सकते थे, हम सिविलियंस की तरह नहीं जा सकते थे, क्योंकि कहते हैं कि एक आर्मी मैन की जो वाइफ होती है ना, वो भी आधी आर्मी पर्सन ही होती है। तो ये बात मुझे लग रही थी कि हाँ ये बात सच है। तो जी चढ़ गए, पूरी ताकत लगा के, ध्यान केंद्रित करके ट्रक में चढ़ गए, नीमो को भी चढ़ा दिए। उसके बाद जब वहाँ पे गाड़ी रुकी और जब उतरना था, तब ऐसा लगा कि अब इसमें से उतरूँ कैसे, फिर भी करना था। तो असली ट्रेनिंग वहाँ पे स्टार्ट हुई मेरी, और मैंने वहाँ से जंप किया कूदी में। और तब उस टाइम मुझे पता चल गया कि इजी नहीं है बॉस, बिल्कुल भी इजी नहीं है। उस ट्रक की हाइट जो होती है ना, मतलब उसमें चढ़ने के लिए जो पैडल होते हैं ना, वो लगभग मेरी हाइट के ही होते होंगे, तो आप सोच सकते हो। तो उस दिन से मेरी ट्रेनिंग जो है स्टार्ट हो चुकी थी। तो जो एक आर्मी पर्सन की वाइफ होती है, जो एक फ़ौजी की वाइफ होती है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें जो होती है सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। कभी कभी बताकर समझाई जाती है, कभी कभी बिना बताए समझनी पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि हम अपने फ़ौजी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उनकी एक अलग लाइफ होती है, उनकी फ़ौजी लाइफ अलग होती है। जब वो घर पे छुट्टी में होते हैं ना, तो वो बिल्कुल अलग होते हैं, वो आपके हस्बैंड है, आपके बच्चों के पापा हैं, सासू माँ के बेटे हैं, सब कुछ करेंगे। लेकिन जब वो ड्यूटी पर होते हैं ना, तो उनकी लाइफ जो है बिल्कुल अलग होती है। और मैं एक चीज़ और याद कर रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब वो मुझे सपाटू ले गए थे ना अपने साथ, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, वो मुझे आज तक याद है और मुझे हमेशा याद रही। उन्होंने मुझे बोला था, चलो मैं तुमको अपनी पहली बीवी से मिलवाता हूँ। और उनकी पहली बीवी उनके कबर्ड में रखी हुई, उनकी फ़ौजी ड्रेस। तो पहली बार पता चला कि ये जो यूनिफॉर्म्स होते हैं, इनके भी नाम होते हैं। एक वो जो ऐसी यूनिफॉर्म होती है, इसको कॉम्बैट ड्रेस बोलते हैं। एक होती है नंबर 1 ड्रेस, और उनके शूज़ को कॉम्बैट शूज़, वो जो बड़े बड़े इस टाइप के शूज़ होते हैं, कॉम्बैट शूज़। और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे धीरे धीरे पता चल रही थी। तो अच्छा भी लग रहा था और स्ट्रेंज भी लग रहा था। लेकिन जब साथ में होते हैं तो कहते हैं ना कि हर चीज़ जो है वो पॉसिबल लगती है, हर चीज़ इजी लगती है। तो कुछ ऐसा ही था मेरा सपाटू में। शायद मैंने 2.5 साल बिताए वहाँ पे। हाँ, तो मेरे कुछ 2.5 साल जो थे वो ऐसे ही गुजरे। और उन 2.5 सालों में जब मैं घर वापस आई, उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट बन गई थी, मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई थी। मैंने ड्राइविंग करना सीखा, स्कूटी चलाना सीखा एक्चुअली। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता था कि घर पे कोई होता नहीं था, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हाउसवाइफ्स के बहुत सारे काम घर के बाहर भी होते हैं, तो वो सारे काम जो थे वो हमको करना पड़ता था। और एक और बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मज़े हैं आर्मी वालों के, तो मज़े हैं उनकी फैमिली वालों के, बहुत सारे प्रिविलेजेस हैं, CSD कैंटीन की सुविधा है, MH की सुविधा है, फ्री फंड में इलाज हो जाता है, कोई चक्कर नहीं है। तो मैं उनसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हमारे हस्बैंड्स या किसी के बेटे, किसी के भाई अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं आप लोगों की रक्षा करने के लिए, तो इतनी प्रिविलेजेस तो उनको शायद मिलनी चाहिए। वो डिज़र्व करते हैं ये सब, उन्होंने कमाया है ये सब, ट्रेनिंग की है, तब जाके आर्मी में, तब जाके उन्होंने आर्मी, ये जो यूनिफॉर्म होती है ना आर्मी की, कमाई है उन्होंने, कमाई है, खरीदी नहीं है। और MH की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्योंकि MH जो है मिलिट्री हॉस्पिटल होता है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमें नहीं पता होते। जब हम यंग, मतलब न्यू आर्मी वाइफ्स बनते हैं, तो हमको नहीं पता होते कि क्या चीज़ है। तो और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती थी।
लेकिन ऐसा नहीं होता था कि मेरे हस्बैंड हुआ एट अ टाइम। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैंने ये फील किया है कि जब भी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है ना उनकी, बहुत ज़्यादा, वो कभी मेरे पास नहीं थे। आई एम श्योर कि आप सभी ने, जो कि आर्मी वाइफ्स हैं, आप सभी ने ऐसा महसूस किया होगा कि जब भी आप सबको अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोई घर में बीमार हो, बच्चे बीमार हो, या आपका मन थोड़ा उदास हो, आप किसी से कुछ कहना चाहते हो तो वो नहीं होते साथ में, तो उस टाइम बहुत 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 वो टाइम बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, हमने ये क्या, मतलब क्या हो रहा है, कैसे करके इससे बाहर निकला जाए। लेकिन देखिए, समय के साथ साथ जो होता है ना, वो सब कुछ ठीक हो जाता है, कहते हैं ना। तो धीरे धीरे सीखने के बाद ही आपको पता चलता है कि आप क्या हो, है ना, आपका हस्बैंड क्या कर रहा है, क्या है वो। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो वो हमें नहीं बताएंगे, ना ही हमें पूछना अलाउड है। जी, ऐसा होता है। बहुत सारे उनके ड्यूटी कॉल्स होते हैं, बहुत सारे उनके कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनके बारे में उनको बताना ना ही अच्छा लगता है, और मतलब बताते ही नहीं हैं, और हमको पूछना भी अलाउड नहीं है। अगर हम पूछेंगे तो साफ मना कर देते हैं कि नहीं, तुम्हें क्या करना है इन सब चीज़ों का। एक बार तो ऐसा हुआ था, मुझे आज भी याद है कि मैंने 65 डेज़ तक उनके साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था। 65 डेज़ तक, आप समझ सकते हो, 2 महीने से भी ज़्यादा का टाइम होता है। ये इंसिडेंट है 2014 का, जब हमारा जो ये ऊपर वाला घर है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ये बन रहा था। हाँ, 2014 में बन रहा था ये। तब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी तंगधार में। आपको पता ही है, तंगधार जम्मू कश्मीर का, कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर का लास्ट विलेज है। उसके बाद से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे उनका पोस्टिंग आया, तो वो गए, और गए साथ साथ में, मतलब बातें भी चली गई, फ़ोन कॉल्स भी चले गए, क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं होता। और अगर, क्योंकि वहाँ पे जैमर्स लगा दिए जाते हैं सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, तो हमने 65 डेज़ तक कोई बात नहीं की थी, कोई भी बात नहीं की थी। मुझे ये नहीं पता था कि वो कैसे हैं, कहाँ हैं, उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी थी मैंने। तो आप समझ सकते हो कि वो 65 डेज़ मेरे लिए कैसे रहे होंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ, और फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अभी झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी, कि उनके बारे में खबर जानने के लिए मुझे न्यूज़ देखनी पड़ती थी, क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था कि वहाँ पे मतलब काफ़ी कुछ चल रहा था, जो आप समझ रहे हैं ना, वही वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा था। तो मतलब हमारे दिल में ना चाहते हुए भी वो डर जो था ना, वो ऑब्वियसली पैदा हो ही जाता था। और क्योंकि कोई भी कांटेक्ट नहीं था, तो ये जानने के लिए कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमको न्यूज़ चैनल्स देखने पड़ते थे। एक न्यूज़ चैनल देखा, कुछ नहीं दिखाया, दूसरा देखा, कुछ नहीं दिखाया। तो मन में एक तसल्ली होती थी कि चलो सब कुछ ठीक है। और हर दिन फ़ोन का इंतज़ार होता था, हर दिन, हर पल। इवन रात को भी सो नहीं पाती थी ढंग से, कि शायद रात को नेटवर्क आए तो रात को कॉल लग जाए। एक दिन ऐसा हुआ कि उनके दोस्त की किसी दोस्त की वाइफ का मुझे कॉल आया, अननोन नंबर था। तो मैंने पहले तो उठाना ठीक नहीं समझा, फिर मुझे लगा उठा ही लेती हूँ, क्या पता इनका कॉल हो। लेकिन वो इनका कॉल नहीं था, वो दोस्त के वाइफ का कॉल था। उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने मुझे बोला, बहनी का मतलब सिस्टर, आप चिंता मत करना, जो भाई हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, और उनका मेरे हस्बैंड के साथ ही है उनका पोस्टिंग। तो उनके हस्बैंड शायद कहीं बाहर गए थे 2-3 दिनों के लिए, वहाँ जाके उनका नेटवर्क आया था। तो उन्होंने शायद अपने घर में बात की, और उन्होंने अपने दोस्तों की, मतलब उन्होंने अपने सारे दोस्तों की वाइफ का नंबर अपनी वाइफ को दिया, और उनको बोला कि आप इन सारे नंबरों पे कॉल करके बोल देना कि आपके हस्बैंड्स ठीक हैं। तो मेरे को नाम याद नहीं है उनका, शायद समर्थ दाई की वाइफ थी वो। तो मतलब ऐसा होता था, उनके ज़रिए मुझे पता चल रहा, वो भी मैंने आवाज़ नहीं सुनी, सिर्फ मैंने उनके ज़रिए ये सुना कि वो ठीक है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो कुछ तो पता चला कि ठीक ठाक है सब कुछ। फिर उसके ही 2-3 दिन बाद शायद नेटवर्क आए, या कुछ देर के लिए जैमर हटाया गया, क्या हुआ मुझे नहीं पता। तो फ़ोन आया इनका फ़ोन आया। जैसे ही मैंने इनका नंबर देखा, मैंने मतलब आधी रिंग भी नहीं बजी थी, और मैंने एकदम से उठा के हेलो बोला, और इन्होंने भी हेलो बोला। और वो इनकी सिर्फ आवाज़ सुनने के बाद ना, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। ये उधर से बोलते रहे हेलो,
क्या हुआ, तुम ठीक हो, घर में सब ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं? लेकिन मैं उनको हाँ ना कुछ नहीं बोल पाई, कुछ भी नहीं बोल पाई। और ये बोलते गए, उनको पता था कि वो रो रही होगी, ये बोलते गए कि मैं ठीक हूँ, यहाँ पे ऐसा होता है, इसलिए नेटवर्क नहीं होते हैं, इसलिए ये हो रहा था, वो हो रहा था, तुम अपना ख्याल रखना, बच्चों का ख्याल रखना और मेरी चिंता मत करना। और मैंने इनसे सिर्फ यही बोला कि प्लीज़ वापस आ जाना, प्लीज़। और वो दिन वो मतलब अभी भी याद आते हैं, बहुत ज़्यादा रोना आता है अभी भी, लेकिन समय था, गुजर गया। अगर बात की जाए तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी, इसलिए मुझे लगता है कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। अगर आपको और भी चीज़ें जाननी हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और इसका सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए सेकंड पार्ट ज़रूर लेके आऊँगी। और बताना चाहूँगी मैं कि एक मिलिट्री वाइफ होना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, नॉट एट ऑल। तो ऐसा नहीं है कि मिलिट्री वाइफ्स ही बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मेरे जैसी लड़की, मैंने घर पे, मैं अपने जब मायके में थी, कट इट ऑफ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर, यहाँ पे एंड करते इस वीडियो का। एंड आई होप यू लाइक इट। अगर लाइक किया है तो थम्स अप, डिसलाइक किया है तो थम्स डाउन, नो प्रॉब्लम। तो चलती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आपके साथ बहुत जल्दी, अगर आप चाहेंगे तो इसका सेकंड पार्ट लेके नेक्स्ट वीक। और तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।